यूनिकॉर्न हंटर। मासायोशी सोन एक बार 3 दिनों के लिए वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रहे। फिर उन्होंने रातों रात $70 बिलियन लूज कर दिए। कहा जाता है कि एक बार मासा ने सऊदी प्रिंस से 45 मिनट में $45 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा लिया था। यही नहीं, कभी कभी मासा एंटरप्रेन्योर्स की आंखों की चमक को देखकर ही उनकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दिया करते थे। His eyes was very strong shining eyes. हम काफी टाइम से एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओला एटसेट्रा पर वीडियो बना रहे हैं और मासा हर कंपनी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। शायद हम सब मासा के बारे में बहुत कम जानते हैं, पर मासा ही है जो पर्दे के पीछे हमारे वर्ल्ड में चेंजेस ला रहे हैं। इस वीडियो में हम सॉफ्टबैंक के फाउंडर मासायोशी सोन के बारे में जानेंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मासायोशी सोन के दादा पूरी फैमिली को लेकर साउथ कोरिया से जापान फिशिंग बोट में बैठकर आए थे। जब वे जापान पहुंचे तब ना तो उनके पास कुछ खाने का था, ना कुछ करने को और ना ही रहने को जगह। मासा के पिता जानवरों को चराकर अपने फैमिली का पालन पोषण किया करते थे। मासा को कोरियन होने की वजह से स्कूल में बुली भी किया जाता था और एक बार तो उन पर पत्थर भी फेंके गए थे। और इसी हार्ड सिचुएशन ने मासायोशी सोन को बहुत बड़ा बनने पर मजबूर कर दिया। जब मासा 16 साल के थे तब उन्होंने डैन फोइटो की बुक पढ़ी थी, जो कि जापान में मैकडॉनल्ड लेकर आए थे। इस बुक को पढ़ के मासा बहुत प्रभावित हुए और मासा ने फोइटो से बात करने का मन बना लिया और फिर उन्होंने अब बाद में कॉल करना। इस सब को देखते हुए मासा को लगा ऐसे तो वो उनसे कभी बात नहीं कर पाएंगे। फिर उनसे मिलने के लिए मासा रातों रात फोइटो से मिलने टोक्यो चले गए और उनका ये जुनून देखकर फोइटो मासा से मिलने को तैयार हो गए। मीटिंग में मासा ने फोइटो से बिजनेस के लिए सजेशन मांगा तो फोइटो ने कंप्यूटर इंडस्ट्री और यूएसए में स्टडी का सजेशन दिया। That's the one. If I were you at your age at this time, don't look at the past industry. Look at the future industry. That's the one. Computer industry. That's the one you should focus. If I were you, that's the one. So I said, wow, great. फिर फोइटो का सजेशन मानते हुए मासा तुरंत यूएसए में पढ़ने चले गए। मासा पढ़ने में बचपन से ही बहुत तेज थे, जिसके चलते उन्होंने महज 3 हफ्तों में हाई स्कूल पास कर लिया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। पढ़ते पढ़ते मासा पैसे भी कमाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया और जल्दी से जल्दी पैसे कमाने का तरीका पूछा। तो उनके दोस्त ने बताया कि इन्वेंशन से सबसे जल्दी पैसे कमाए जा सकते हैं। Invention, come, right? So I did that. And it worked. It worked. You invented a machine that helped people translate languages? Yeah, that one was the electronic dictionary. The first electronic dictionary. Many students use electronic dictionary. The first one ever made was by myself. फिर मासा ने इन्वेंशन के लिए न्यू आइडियाज की तलाश चालू कर दी। मासा की मेहनत रंग लाई जब उन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी का इन्वेंशन करा, जिसे बाद में उन्होंने शार्प को $1.7 मिलियन में बेच दिया और महज 19 साल की उम्र में वो मिलियनियर बन गए। फिर उन्होंने जापान से आर्केड गेमिंग कंट्रोल इंपोर्ट करके यूएसए के रेस्टोरेंट में लगाना स्टार्ट कर दिया और ये कॉन्सेप्ट यूएसए में बिल्कुल नया था, पर सक्सेसफुल रहा और इससे मासा ने $5 मिलियन अर्न किए। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सब काम वो कॉलेज में पढ़ते हुए कर रहे थे। यूएसए में मासा काफी अच्छा कमा रहे थे, पर जैसे ही उनका कॉलेज खत्म हुआ तो उन्होंने अपनी माँ को दिए वादे को पूरा करते हुए जापान वापस आ गए। जापान में मासा ने अपॉर्चुनिटी फाइंड करना शुरू कर दिया। उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट करे। पहला, कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करना जिससे वो 50 साल की उम्र तक पसंद करें। दूसरा, बिजनेस थोड़ा यूनिक होना चाहिए। तीसरा, 10 साल में उस बिजनेस में मार्केट लीडर बनना है। मासा ने ऐसे 40 पोटेंशियल बिजनेस फाइंड किए। देन बहुत सोचने के बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस शुरू करने का सोचा। जापान में सॉफ्टवेयर डेवलपर तो थे, पर उन्हें फाइनेंस की कमी रहती थी और सेल का तो कोई अता पता ही नहीं था। और इसी कमी को पूरा करने के लिए मासा ने 1981 में सॉफ्ट बैंक की शुरुआत की, जिसके थ्रू उन्होंने डेवलपर को फाइनेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट करा। सेल के लिए सॉफ्ट बैंक ने जापान के लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर जोशिन के साथ कोलैब कर लिया था। इस सब के चलते सॉफ्ट बैंक ने 1 साल के अंदर $200 मिलियन के सॉफ्टवेयर बेच दिए। मासा ने फिर तुरंत बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया और 1982 में उन्होंने अपनी मंथली सॉफ्टवेयर मैगजीन स्टार्ट कर दी, जिससे सॉफ्ट बैंक को शुरू में तो लॉस हुआ, पर कुछ सालों बाद ये मैगजीन जापान की नंबर 1 सॉफ्टवेयर मैगजीन बन गई थी। इसी मैगजीन के थ्रू सॉफ्ट बैंक अपने सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट को प्रमोट किया करते थे। 1994 में कंपनी पब्लिक हो गई और इसकी वैल्यू अब $3 बिलियन हो गई। कंपनी तेजी से ग्रो कर रही थी। मासा को पता था अगर उन्हें ग्रो करना है तो अलग अलग टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा, तो उन्होंने पहले किंगस्टोन कंपनी में मेजॉरिटी शेयर परचेज कर लिए
और .com बूम का पार्ट बनने के लिए न्यू कंपनी याहू में $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। उस टाइम याहू की वैल्यूएशन सिर्फ $40 मिलियन थी, पर जैसे ही याहू लिस्ट हुई तो इसकी वैल्यू रातों रात $808 मिलियन की हो गई थी। इससे मासा को काफी अच्छा रिटर्न मिला। अच्छा रिटर्न आने के बाद मासा शांत नहीं रहते थे, वो उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया करते थे। काफी बार उन्होंने लॉस भी हुआ, पर मासा का मानना था अगर 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया और उनमें से एक कंपनी भी फायदा दे गई तो बाकियों का लॉस कवर हो जाता है। जिस वजह से 1998 तक उनकी कंपनी का साइज बहुत बड़ा हो गया था और उन्हें जापान का बिल गेट्स भी कहा जाता था। अब सॉफ्टबैंक का बिजनेस बस सॉफ्टवेयर बेचना नहीं था, बल्कि न्यू कंपनीज में इन्वेस्ट करना था। उन्होंने इनिशियली अलीबाबा में $20 मिलियन इन्वेस्ट किए, जिसकी वैल्यू आज की डेट में $70 बिलियन के बराबर है। मासा बताते हैं कि अलीबाबा को इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं थी, बट उन्होंने जैकमा को बड़ा सोचने के लिए एस्पायर करा। उसी साल में मासा ने जापान का सबसे बड़ा फंड रेज करा और हजारों टेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। इन सब के चलते मासा वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए, बट जैसे ही .com बबल बर्स्ट हुआ, मासा ने $70 बिलियन एक ही दिन में लॉस कर दिए। ये आज तक का सबसे बड़ा वेल्थ का लॉस था। बट ये लॉस भी मासा को स्लो डाउन नहीं कर पाया। उन्होंने अगले 10 सालों तक लगातार कंपनीज में इन्वेस्ट किया। मासा ने इंडिया के बहुत से यूनिकॉर्न कंपनीज जैसे पेटीएम, स्विगी, फ्लिपकार्ट, ओला जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। एक तरह से देखा जाए तो इंडिया के यूनिकॉर्न बूम में सॉफ्टबैंक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लास्ट ईयर सॉफ्टबैंक का रेवेन्यू $53 बिलियन रहा, जो कि इसे जापान की 7th लार्जेस्ट कंपनी बनाता है। सॉफ्टबैंक स्प्रिंट कॉर्पोरेशन, जो कि अमेरिका की 5th लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, वर्जिन मोबाइल एंड बूस्ट मोबाइल को भी ओन करती है। इन सब के अलावा आर्म, जो कि माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनिंग कंपनी है, वो भी सॉफ्टबैंक की ही कंपनी है। आर्म ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस के लिए चिप डिजाइन करती है, चाहे वो एप्पल का आईफोन हो या सैमसंग हो या फिर MI। रोबोट मेकिंग कंपनी बॉस्टन डायनेमिक भी सॉफ्टबैंक के अंडर ही आती है, जिसके 1000 से भी ज्यादा रोबोट जापान में यूज होते हैं। सॉफ्टबैंक बहुत फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, वो आज से 200 साल आगे का सोचकर काम करती है, जिस वजह से उन्होंने 2017 विजन फंड बनाया, जिसमें उन्होंने $100 बिलियन रेज करे और इस फंड का 40% हिस्सा फ्लिपकार्ट, उबर, एनवीडिया, स्लैक, इसके अलावा और भी हजारों अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया। इतना बड़ा एम्पायर है सॉफ्टबैंक और मासायोशी का। तो ये थी मासायोशी सोन की कहानी। इन्हें जापान का बिल गेट्स भी बोला जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।